दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट्स में हमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा क्रैश आते हुए देखने को मिलने वाला है? अगर हम पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करते हैं सिंस मंडे, अभी तक मार्केट में हमें तकरीबन 3.5% तक का फॉल आते हुए देखने को मिल चुका है अगर हम निफ्टी की बात करते हैं। और इस समय आप सबके मन में एक सवाल ये खड़ा हो रहा होगा कि क्या आगे भी हमें इस तरीके का फॉल देखने को मिलने वाला है? तो इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। तो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आप इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के कुछ समय बाद से हमें जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से एक बढ़ोतरी आते हुए देखने को मिली है। अगर हम यूएसए की बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो वो बढ़कर हो चुकी है 5%। और इतनी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स हमें लास्ट टाइम पता है आपको कब देखने को मिली थी? इतनी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स हमें 16 ईयर्स पहले 2008 में जब एक बड़ा मार्केट क्रैश आया था, तो उस समय इतनी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स थी। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अपने 16 सालों के उच्चतम लेवल्स पर हैं। तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ दोस्तों? ये सिलसिला शुरू ऐसे हुआ कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उस समय दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में एक क्रैश आया था और सब जगह लॉकडाउन्स वगैरह लगा दिए गए थे। और उसकी वजह से दोस्तों एक दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें एक तरीके का स्लो डाउन आ गया था। ठीक है, सारे बिजनेसेस वगैरह बंद होने लग गए थे, प्रोडक्शन घट गया था, डिमांड कम हो गई थी। तो दोस्तों इस तरीके के इकोनॉमिक स्लो डाउन को कंट्रोल करने के लिए जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने क्या मेजर लिया? उन्होंने ये मेजर लिया कि उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स थी उसको कम करना शुरू कर दिया। अब जो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगी दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं तो इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि जो लोन देने की क्षमता होती है, ठीक है, बैंक्स की जो लोन देने की क्षमता होती है वो इससे बढ़ जाती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगी तो लोन, इसका मतलब ये हुआ कि लोन सस्ता हो जाएगा। और अगर लोन सस्ता हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो करेंगे, इकोनॉमीज़ में जो है स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, इनकम बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी। तो उससे फिर क्या हुआ दोस्तों? इंटरेस्ट रेट्स कम की गई कोविड के बाद, उसके बाद इकोनॉमीज़ रिवाइव करने लग गई। और यही वजह है दोस्तों कि जो कोविड-19 के बाद जो एक मार्केट क्रैश आया था उसके कुछ समय बाद ही मार्केट काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर गई थी और एक नया हाई भी बनते हुए हमें देखने को मिला था। तो मतलब इकोनॉमीज़ काफ़ी जल्दी रिवाइव कर गई थी क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम कर दिया था। अब लेकिन दोस्तों इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो सेंट्रल बैंक्स जिनके बारे में जानते थे, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमें ये देखने को मिला कि जो इंटरेस्ट रेट्स जब कम हो गई तो उससे जो है इकोनॉमी में, मैंने आपको बताया कि मनी का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब दोस्तों जब किसी चीज़ की डिमांड, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर सप्लाई लिमिटेड होती है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, ठीक है, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स थे, काफ़ी जगह पे लॉकडाउन लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है शॉर्टेजेस हो गए थे। तो सप्लाई लिमिटेड थी लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि मनी का सप्लाई बढ़ गया था इकोनॉमी में। तो उसकी वजह से दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, तो महंगाई बढ़ने लग गई। अब इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ने लग गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने ये मेजर लिया कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले वो कम कर रहे थे कोविड-19 के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों अभी तक इंटरेस्ट रेट्स को लगातार, चाहे फिर वो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे फिर यूएसए का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वो लोग इंटरेस्ट रेट्स को लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही है। और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो है यूएसए की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों ये जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं और इनकी जो प्राइसेस होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ती हैं, इनकी जो प्राइसेस हैं बॉन्ड्स की वो कम होने लग जाती हैं, और अगर बॉन्ड की यील्ड्स कम होती हैं तो इनकी जो है प्राइसेस वो बढ़ने लग जाती हैं। तो इस समय दोस्तों क्या हो रहा है? इस समय बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, और अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड की प्राइसेस कम हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन इक्विटी मार्केट से अपने पैसे को विड्रॉ करके कहीं ना कहीं वो लोग जो बॉन्ड मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जो इस तरीके का हमें एक फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है इक्विटी मार्केट्स में। अब दोस्तों एक तो हालात पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, मैंने आपको बताया बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई थी, और उस वॉर की वजह से दोस्तों हुआ ये कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए। और रशिया एक मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर है, ठीक है, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो रशिया
एक मेजर सप्लायर है। अब रशिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगने की वजह से दोस्तों क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है उस पर इसका सीधा साधा असर पड़ा। और अब हाल फिलहाल में जो है 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच में एक वॉर हो गई। अब इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर हुई है उससे डायरेक्टली क्रूड ऑयल की सप्लाई पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन अगर क्योंकि इस पर्टिकुलर वॉर में काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि यूएसए या फिर कोई बड़ी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जैसे कि ईरान, तो अगर इस तरीके की कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर ऑयल की यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई पर उसकी सप्लाई में एक डिस्ट्रप्शन आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, जिसकी वजह से दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही हैं। और क्रूड ऑयल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, मतलब ज़्यादातर गुड्स को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और अगर उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये दोस्तों कि जो इन्फ्लेशन जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है वो और ज़्यादा बढ़ने के उसके आसार हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और इंडिया दोस्तों अपना जो उसका टोटल रिक्वायरमेंट होता है क्रूड ऑयल का, उसका 80% वो बाहर से मंगाता है, मतलब वो उसको इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस महंगी होती हैं तो अगेन इससे हमारी बिजनेसेस पे इसका सीधा साधा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर हम जैसे आप जैसे कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगी कंपनी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अगेन क्रूड ऑयल के महंगे होने से इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है और ये एक बड़ा रीज़न है इस मार्केट में जो फॉल आते हुए हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जो US डॉलर है वो लगातार हमारे रुपए के अगेंस्ट मजबूत होता जा रहा है। अब दोस्तों ये कैसे हमारे स्टॉक मार्केट में जो फॉल आ रहा है उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है? इंडिया ऐसा कंट्री इज अ नेट इंपोर्टर, मतलब हम अपने ज्यादातर गुड्स को बाहर से मंगाते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर चीजों के लिए क्योंकि हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, तो अगर डॉलर मजबूत होता है रुपये के अगेंस्ट तो इसका मतलब ये होगा कि सेम गुड्स को परचेस करने के लिए हम लोगों को पहले की तुलना में ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, और अगर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे कंपनीज को तो दोस्तों वो जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं फिर से कंज्यूमर को पास ऑन होगी। इसीलिए अगर जो डॉलर इस समय जो 83 के लेवल्स पे चल रहा है, अगर ये और ज़्यादा ऊपर जाता है, रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होता है डॉलर के अगेंस्ट में, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हमारे लिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल जो कि एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है और उसके अलावा कुछ सेफ हेवन एसेट्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, और इसके अलावा दोस्तों करेंसी मैंने आपको बताया कि USD लगातार स्ट्रांग हो रहा है रुपए के अगेंस्ट में। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेशंस में थर्सडे के सेशन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने 1000+ करोड़ की यहाँ पर सेलिंग करी थी। तो मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दोस्तों इस समय कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, इंडियन शेयर मार्केट में उनका जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रॉन्ग इस वक्त नहीं हमें देखने को मिल रहा है, और वो अपने पैसे को एमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया जैसी मार्केट से वो अपने पैसे को रोटेट करके इस वक्त करेंसी, गोल्ड और बॉन्ड जैसी इंस्ट्रूमेंट्स में उसको वो इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे स्टॉक मार्केट्स में हमें एक फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों Q2 के रिजल्ट्स अभी अनाउंस करे गए थे, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। FMCG कंपनीज़ की अगर बात करते हैं, HUL, नेस्ले और ITC, इन्होंने समवॉट ठीक ठाक रिजल्ट्स यहाँ पर पोस्ट किए थे, लेकिन इसके कंपैरिजन में IT कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, इनके रिजल्ट्स जो मतलब कि बाज़ार में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक यहाँ पर रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिले थे। तो इस तरीके के जो मिक्स्ड रिजल्ट्स पोस्ट किए गए हैं कंपनीज़ के द्वारा Q2 में, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पे इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए हमें देखने को मिला है। अब एक नज़र हम जल्दी से चार्ट्स पर डाल लेते हैं। अगर दोस्तों आपको चार्ट्स के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप मेरा संडे वाला वीडियो अगेन चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम निफ्टी के मंथली चार्ट्स पर देखते हैं दोस्तों, तो मार्केट के टॉप लेवल्स पर आप एक चीज़ नोटिस करिए कि मार्केट के टॉप लेवल्स पर यहाँ पर हमें काफ़ी लो वॉल्यूम देखने को मिली है। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर हमें एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक जो करंट मंथ की सेलिंग कैंडल है उसके पास दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं काफ़ी लो देखने को मिल रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही है कि हो सकता है कि ये जो सेलिंग है आने वाले 1 से 2 महीनों में यहाँ पर इसमें हमें पॉज आते हुए देखने को मिले और फिर यहाँ से एक पुल बैक आते हुए देखने को मिले। अब अगर हम वीकली चार्ट्स पर देखते हैं तो 18,712 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 19,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था वो आज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है आज के सेशन में। वीकली चार्ट्स पर 18,712 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद 18,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है, और अगर 18,100 के लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं देन 17,000
के जो लेवल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को रैप अप करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में शेयर की गई कोई भी जानकारी किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ज़रूर ले लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोस बनाता रहूं तो फिर कमेंट्स में न्यूज़ एनालिसिस लिख दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। जय हिंद, जय भारत।